राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है और अब तो ये सियासी दाव जो हैं वो और भी तेज होने वाले हैं। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के 2 जगह एक ऐसे कार्यक्रम अटेंड किए हैं, या हम कह सकते हैं ऐसी जगह संबोधित किया है जहां पर जन सैलाब उमड़ा था। सबसे पहले तो आज वो पहुंचे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, जहां उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन को जो है वो संबोधित किया। उसके बाद पीएम मोदी पहुंचे जयपुर और जयपुर पहुंचकर उन्होंने परिवर्तन संकल्प शिविर का एक परिवर्तन कार्यक्रम जो भारतीय जनता पार्टी ने आयोजित किया था, उसमें भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि इन दोनों ही जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को लताड़ा तो है, उसकी बुराई भी की है, जैसा कि वो अक्सर अपने वक्तव्यों में करते हैं, किंतु कांग्रेस को किन मुद्दों पर लताड़ा वो एक बड़ी बात थी। उसी पर आज हम बात करेंगे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। नमस्कार दिवाकर जी। आपको भी देखिए, जो आपने अभी बात कही है, 3 बातें ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री ने की हैं और जिस पर चर्चा जरूरी है, और उसके राजनीतिक मायने कनु आने वाले समय में देखिएगा जरूर निकाले जाएंगे और उस पर चर्चा और संवाद शुरू किया जाएगा। आलोचना प्रत्यालोचना का दौर भी शुरू हो जाएगा। 3 बात मध्य प्रदेश में उन्होंने एक बात कही कि मध्य प्रदेश को, सबसे पहली बात उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाने का अगर आप संकल्प लेंगे तभी कांग्रेस को लाएंगे, ऐसा मत करिए। दूसरी बड़ी बात मध्य प्रदेश में वो ये कहते हैं कि कांग्रेस अपने आप को अर्बन नक्सलियों को सौंप चुकी है। यही मेरा बहुत अहम सवाल था कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता रही है और सब कुछ ठीक ही चल रहा है, ऐसा कह सकते हैं, ऐसे राज्य में इस बात को कहने का नरेंद्र मोदी का क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो ये है कि आप जानती हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलियों का गढ़ बना हुआ है, और मध्य प्रदेश के भी कुछ राज्य उस नक्सल प्रभाव में आते हैं। तो नक्सलवाद और नक्सली समस्या के कारण जनतंत्र या लोकतंत्र पर कितना बड़ा हमला होता है और कैसे वहां का समाज बंध जाता है, ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है और छत्तीसगढ़ की जनता जानती है। तो प्रधानमंत्री ने सीधा अगर वो बोलते कि यहाँ पर सनातन का गला घोटा जा रहा है, सनातन पर हमला किया जा रहा है, तो एक आम नेता की बात हो जाती। उन्होंने नक्सल से कनेक्ट किया और नक्सल में अर्बन शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए, अर्बन नक्सल पिछले 1 दशक में सबसे ज्यादा प्रभावी रहा और खास करके प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल के दौरान इसका ज्यादा जिक्र हुआ। देखिए, अर्बन नक्सल वो होते हैं जो बौद्धिक दृष्टिकोण से पूरी तरह से जनतांत्रिक लोकतांत्रिक व्यवस्था और जिसमें राष्ट्रवाद या हिंदुत्व की जो परिकल्पना है, जिससे देश की बहुसंख्यक जनता कनेक्ट होती है, अपने आप को भावनाओं से जोड़ती है, उसके प्रति हमेशा जो अर्बन नक्सल माइंडसेट के होते हैं उसका विरोध करते हैं। और वो बौद्धिक लोग हैं, इसमें पत्रकार भी हैं, संयोग से हमारे आपके बिरादरी के लोग भी हैं, बुद्धिजीवी हैं, शिक्षक हैं, प्रोफेसर्स हैं, रीडर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, पूरे देश में वो फैले हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में उन्होंने ये बात अर्बन नक्सल का इसलिए जिक्र किया क्योंकि नक्सलवाद से प्रभावित रहा है छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई जिले, हालांकि बहुत से अब जिले जैसे यही मेरा एक अहम सवाल था कि दिवाकर जी, काफी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रही है। अगर देखा जाए पिछले 1.5 साल का अगर कार्यकाल हटा दें कमलनाथ जी का, तो उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ही सत्ता में रही है और उन्हीं के सीएम ने वहाँ शासन किया है। बावजूद इसके वहाँ पर नक्सलवाद, जो जिस तरह का पहले नक्सलवाद फैला हुआ था, उसे भी खत्म किया जा चुका है। लेकिन ऐसे में नरेंद्र मोदी का 10 लाख जनता के सामने अर्बन नक्सलवाद का नाम लेना, ये किस तरफ संकेत करता है? ये संकेत ये है, देखिए कि अभी आप देखें कि किस तरह से विकास किया गया, वहां पर कॉरिडोर्स बनाए गए और धर्म पर्यटन से धर्म को जोड़ा गया। और सनातन की जो धारा है वो मध्य प्रदेश में बहुत मजबूत है। कनु, आप जानती हैं, आप मध्य प्रदेश को भी बहुत अच्छी तरह से समझती हैं। और अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह चौहान जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे कि शंकराचार्य की एक आदमकद मूर्ति का अनावरण किया गया और वो मूर्ति के माध्यम से एक बड़ा संदेश सनातन के प्रति दिया गया था, क्योंकि 8वीं शताब्दी में जब शंकराचार्य जी हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना के लिए, सनातन की पुनर्स्थापना के लिए पूरे देश के भ्रमण के लिए निकले थे और उसका केंद्र जो है मध्य प्रदेश को बनाया गया। तो सनातन पूरी तरह से एस्टैब्लिश है, मध्य प्रदेश की जनता उससे कनेक्ट होती है और उस सनातन की विचारधारा में जो सर्वांगीण विकास होना चाहिए मानव समाज का और उस क्षेत्र का,
उससे उन्होंने जोड़ा है। और इसके साथ साथ वो जोड़ते हैं कि डबल इंजन की सरकार, हालांकि इस शब्द का उन्होंने यूज नहीं किया, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक मुख्यमंत्री के तौर पर और प्रधानमंत्री के तौर पर अगर उन्होंने ये भी कहा कि जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, तो डबल इंजन की ये सरकार अगर कंटिन्यूटी में रहती है तो मध्य प्रदेश का और विकास होगा। प्रधानमंत्री ने यह भरोसा दिलाया। बिल्कुल, उन्होंने, आपने ठीक कहा, उन्होंने बल्कि एक बार ये कहा भी था कि अगर ये डबल इंजन की सरकार को आप दोबारा चुनते हैं तो हम नंबर 1 बनाएंगे मध्य प्रदेश को और विकसित राज्य बनाएंगे। बिल्कुल, बीमारू बनना नहीं है, विकसित बनना है। आप देखिए, आप वो सपने देखिए जो कि हम किसी विदेशों के देखते हैं, जो विकसित देश हैं उनके जैसे। तो हम उनके जैसे अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको भारतीय जनता पार्टी को और अगले 5 सालों के लिए मौका देना चाहिए। तो इसमें सनातन का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सनातन पर इंडिया अलायंस बराबर हमले करता रहा है। और अगर कोई एक धड़ा हमला कर रहा है तो खास करके कांग्रेस पार्टी, जो वहाँ मुख्य विपक्षी पार्टी है और सत्ता में आने की लिए लालायित है, उत्सुक है और वो प्रयासरत है, उनका प्रयास भी बहुत गंभीर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात की इसी कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगा कि कमलनाथ जो है इस समय एक सॉफ्ट हिंदुत्व के जिस धारा पर चल रहे हैं उसमें हिंदू समाज उनसे बहुत नाराज नहीं है, इसमें बहुत क्लोज फाइट भी है। कांग्रेस की अगर बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो कमलनाथ ही एकमात्र ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस के जिनसे वाकई में हिंदू समाज नाराज नहीं जी। और आप देख लीजिए कि अभी जो इंडिया अलायंस जो भोपाल में रैली करने वाला था, उसे भी स्थगित कराया और कमलनाथ के दबाव के कारण स्थगित करना पड़ा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जो चोट कर रहे हैं और सनातन को एस्टैब्लिश करने के लिए जिस तरीके से उनके नेतृत्व में शिवराज सिंह की देखरेख में मध्य प्रदेश में धर्म पर्यटन का जो एक नव विकास हुआ, मैं कह सकता हूँ, उस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। आप ये देख लीजिए कि आदमकद शंकराचार्य की मूर्ति लगी, इधर आप देख लीजिए भोलेनाथ के एक बहुत अच्छी तरीके से उस क्षेत्र महाकाल लोक का की चर्चा जो है वो पूरी दुनिया में काशी की तरह होने लगी। तो इसके माध्यम से जो जनता जुड़ती है और वहाँ पर जो विकास के जितने काम हैं वो तो कनु आप बेहतर तरीके से बताती भी रही हैं। एक बात और भी है जो हिंदू लोगों को बहुत आकर्षित करती है नरेंद्र मोदी के बारे में कि उन्होंने 12 ज्योतिर्लिंगों के उत्थान की बात कही। उन्होंने कहा कि इन्हें वो आपस में एयरपोर्ट बनाकर जोड़ेंगे, जो अभी तक के लिए किसी और ने नहीं कहा था। हम कह सकते हैं कि धर्म से जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। जब हम ये बात करते हैं दिवाकर जी, तो आप मुझे बताइए कि राजस्थान में उन्होंने इस तरह की बात ना करके लाल डायरी का जिक्र किया और सर तन से जुदा करने का जिक्र। ये एक इतना पुराना मुद्दा हो चुका है, एक बासी मुद्दा हो चुका है जिस पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं चोट की है। तो इसकी वजह क्या है? ये चोट भी किया है और कनेक्ट करिए, वहां पर वो ये कहते हैं कि अर्बन नक्सल को कांग्रेस अपने आप को सौंप चुकी है। अब जब वो कांग्रेस शासित राज्य में पहुंच रहे हैं तो वहां पर ये कहते हैं कि इस राज्य को क्या आप उसी पार्टी को सत्ता सौंपेंगे जहां सर तन से जुदा करने की बात की जाती हो और ऐसे हकीकत में तब्दील कर दिया जाता हो। मतलब आतंकवाद पर चोट, कट्टरवाद पर चोट, वहां पर सनातन को एस्टैब्लिश कर रहे हैं और ये राजस्थान की जनता को याद दिला रहे हैं। और कन्हैया का मुद्दा इसीलिए उन्होंने जिक्र किया। इसलिए मध्य प्रदेश टू राजस्थान प्रधानमंत्री का संदेश साफ है कि सनातन इस देश की मुख्य धारा है, उसमें विकास का जो झोंका है वो सनातन की प्रक्रिया से, जिसमें सर्वांगीण विकास मानव समाज का और क्षेत्र का है। तो धर्म, मानवता, मानव समाज और सबको साथ ले चलने की जो परिकल्पना है वो सनातन की परिकल्पना है, उसी को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने ये बात कही। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार पर चोट करते हैं तो लाल डायरी का जिक्र किया। और लाल डायरी आप जानती हैं कि गहलोत सरकार के एक मंत्री ने उस डायरी को लाया है, उसमें सामने वो सारा कच्चा चिट्ठा है। इसका अभी कोई भी खंडन जो है वो अच्छे तरीके से गहलोत या गहलोत के अन्य मंत्रियों की तरफ से नहीं हो पाया है। हालांकि संबंध में लड़ाई झगड़ा बहुत हुआ है। कुल मिलाकर के इन दोनों राज्यों में जो राहुल गांधी की अपनी योजना है और बहुत आश्वस्त है राहुल गांधी, हालांकि राजस्थान को लेकर के राहुल गांधी बहुत आश्वस्त नहीं है, लेकिन इस राहुल गांधी का जो ये कॉन्फिडेंस है, ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री उस कॉन्फिडेंस पर एक बड़ी चोट करके गए हैं। विकास और सनातन को जोड़ करके पूरा मुद्दा जो है वो भारतीय जनता पार्टी का जो अक्सर वो चर्चा में लाते हैं। और 2019 के चुनाव में जब बनारस में वो पहुंचे थे, काशी में,
उन्होंने किस तरीके से पूरे चुनाव की रंगत बदली थी, कुछ ऐसा ही प्रयास प्रधानमंत्री का वहां भी किया। भोपाल में तो लाखों की संख्या में 10 लाख कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे, लेकिन जयपुर में भी काफी भीड़ थी। मतलब ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जयपुर एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अभी सत्ता में है और शासन कर रही है। बावजूद इसके वहां पर कार्यकर्ताओं का उत्साह काफी था। यहाँ भी महिलाओं की भी बात की नरेंद्र मोदी ने, और नारी शक्ति वंदन की भी उन्होंने जिक्र किया। लेकिन एक अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जैसे राजस्थान के लिए कहा जाता है कि एक बार ये जो सत्ता है वो कांग्रेस के हाथ में आती है और एक बार की चाबी है जो भारतीय जनता पार्टी के। तो इस बार जब लेकिन नरेंद्र मोदी जब बोलने उतरे थे तो उनके चेहरे पर कहीं भी ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि हाँ हम, या ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कह सकते हैं कि नहीं था कि नहीं इस बार तो हमें ही आना है। मतलब वो अहम सवाल है और मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ। देखिए, प्रधानमंत्री के कार्यशैली और खास करके संगठन के जरिए जब वो सत्ता को प्राप्त करते हैं, जो उनकी मेहनत होती है उसमें सोच होती है, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस वो कहीं नहीं दर्शाते। देखिए, राजस्थान की स्थिति में जो ट्रेंड की बात है, जैसे हिमाचल में होता है कि एक बार भारतीय जनता पार्टी एक बार कांग्रेस, ऐसा गहलोत कोशिश कर रहे हैं कि इस बार ना हो, रिपीट ना हो। लेकिन गहलोत की पार्टी अर्थात कांग्रेस की स्थिति में जिस तरह से सचिन पायलट से उनकी दूरियां हैं, ये आप जान सकती हैं, और बहुत ज्यादा वहां पर गुटबंदी है। भारतीय जनता पार्टी में भी जो वहां के मुख्य चेहरा है वसुंधरा, वो बहुत खुश नहीं है। लेकिन वसुंधरा राजे को मना लिया जाएगा, जैसे सचिन को मनाने की कोशिश में अभी तक कांग्रेस हाईकमान जुटी हुई है। इन परिस्थितियों में एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर में जो बोलना है वो प्रधानमंत्री जी उसका पूरा कोट करके गए हैं। और देखिए, एजेंडा प्रधानमंत्री सेट करते हैं। तो मध्य प्रदेश के चुनाव में और राजस्थान के चुनाव में 2 मुद्दे होंगे, और ये जो राष्ट्रीय मुद्दा सनातन और विकास, ये दोनों मुद्दे जो हैं इन दोनों राज्यों में देखिएगा आने वाले समय में ये बात जो है वो प्रभावी हो जाएगी, और राज्य स्तर के ये सारे नेता जो हैं इस मुद्दे का जिक्र करेंगे। कांग्रेस अपने पक्ष में प्रभाकर जी, एक चीज है, कहते हैं कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। मैं भी थोड़ा दूर तलक ले जा रही हूँ इस बात को कि जो बार बार लगातार हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो जब भी किसी भी मंच से बात करते हैं तो वो संगठन भूल जाते हैं, वो मैं करने लगते हैं। जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश में भी ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी मतलब गारंटी पूरा करने को, यही बात उन्होंने जयपुर में भी कही। यहाँ पर दोनों ही जगह, मतलब ये पहली बार है जब मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के चेहरे पर ना बात की गई है। हालांकि जनता यही मानकर चल रही है कि सीएम शिवराज ही होंगे अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। और कांग्रेस का अगर हम राजस्थान की बात करें तो वहां तो अभी तक किसी को स्पष्ट ही नहीं है कि वहां चेहरा कौन होगा। देखिए, इन दोनों बातों में कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री अपने आप को एक कार्यकर्ता के तौर पर ही प्रस्तुत करते हैं। दूसरी बात, हम ये कभी ना भूलें कनू जी, चाहे वो राष्ट्रीय चुनाव हो और चाहे राज्य का चुनाव हो, प्रधानमंत्री एक फैक्टर होते हैं, एक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। और इसमें भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है तो विपक्ष ही करता है, क्योंकि सारे सवाल तो प्रधानमंत्री से किए जाते हैं। इवन कि आप देखिए, जो अभी इंडिया अलायंस का भोपाल में जो रैली होनी थी, उसमें भी प्रधानमंत्री के ही क्रियाकलापों पर जो उनके तरफ से कहा गया तो उसी पर वो चोट करेंगे। उसको आधार बना के वो शिवराज पर चोट करना चाहते थे। तो प्रधानमंत्री जब एक चेहरा होंगे तो प्रधानमंत्री अपनी तरफ से गारंटी देंगे, ये वो तरीका है। तो मैं शायद इस बात से आपके इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि मैं शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि वो संगठन के द्वारा तय किए गए मानकों पर ही चलते हैं। प्रधानमंत्री ये बार बार कह चुके हैं, संगठन जो काम मुझे देता है वो काम मैं करता हूँ। जब हम बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी की वो किस तरह से बात करते हैं, तो इस बार उन्होंने अपना लहजा भी कुछ बदला है। जैसे हर बार वो जब भी संबोधित करते थे तो दिवाकर जी उनका तरीका होता था भाइयों और बहनों, लेकिन इस बार उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को कहा मेरे परिवार वासियों। देखिए, ये शब्द पिछले 3-4 महीने से प्रधानमंत्री जी इस्तेमाल करने लगे अचानक से। ये मैं वही बात कहता हूँ ना कि कैसे जनता या कार्यकर्ता कनेक्ट होता है किसी भी नेता से, जननेता से। ये प्रधानमंत्री अनुभव के तौर पर वो बहुत ज्यादा इस मामले में अनुभवी हो चुके हैं। वो जानते हैं कि भावनाओं के तौर पर जनता कैसे कनेक्ट होगी। इसलिए अब वो भाइयों बहनों कहना छोड़ करके वो परिवारजनों कहने लगे। इससे जनता ज्यादा अपने आप दो नरेंद्र हुए हमारे देश में। एक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद जिन्होंने एक बार अमेरिका में कहा मेरे भाइयों और बहनों, और इतने सारे लोग उनसे प्रभावित हुए। और अब नरेंद्र मोदी ने इस को बदल कर परिवारजनों कहकर अपने साथ लाखों बल्कि मैं कह सकती हूँ कि करोड़ों लोगों को अपने साथ शामिल किया है। दिवाकर विक्रम जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि अगर हम जब चुनावों की बात करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, रमन सिंह के अलावा
अगर कांग्रेस के पास वहां कोई चेहरा नहीं है, किंतु भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां कौन है? छत्तीसगढ़ की बात, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात देखिए, करें मैं ये मानता हूं कि मैं किसी चेहरे का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जब भारतीय जनता पार्टी बिना नेता के ही अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ने जाती है, देखिए फिर मैं कहूंगा फेस तो प्रधानमंत्री होंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री गारंटी दे रहे हैं, वो ये बार बार कह रहे हैं कि 9 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, तो और उन्होंने ऐसा किया भी है छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो रमन सिंह अगर नहीं है तो किसको करेंगे, और अभी से तो आप कुछ कह भी नहीं सकते किसी नेता को प्रोजेक्ट किया जाएगा, और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा शुभ होता है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आता है। लेकिन कांग्रेस तो रमन सिंह को ही निशाना बना रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस रमन सिंह को निशाना बनाएगी, लेकिन देखिए संगठन संघ बहुत बड़ी चीज है, और संघ परिवार जब कहा जाता है तो उसमें कई नेता होते हैं, उनको नेताओं को प्रोजेक्ट करना, उनको नरेंद्र मोदी भी तो प्रोजेक्ट किए गए थे ना, और आप देखिए उनको हटाने के लिए आज कितना प्रयास हो रहा है। ये संगठन के पास वो शक्ति है, और इसलिए मैं मानता हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बहुत अच्छे मार्जिन से इस बार सत्ता हासिल करेगी। मुझे ऐसा लगता है कि अभी इतनी जल्दी किसी निर्णय पे पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी, भारतीय जनता पार्टी अच्छी टक्कर देगी। तो ये हमारे साथ प्रभाकर सॉरी, तो ये रही वो खास चर्चा, आप बस उसके बाद ये इस तरह से करिए ना बस। तो ये रही वो खास चर्चा। आज जो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उसका राजनीतिक विश्लेषण आपने अभी इस हमारी खास रिपोर्ट में देखा। इसके अलावा भी हर तरह की खबर के लिए, अपडेट के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।